ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। एक और एपिसोड वह कहानियों के साथ में जो कि झूठे आरोपों के सच को बाहर निकालने का काम करती है। अनविलिंग फॉल्स एलिगेशंस, झूठे आरोपों का सच। और यह जो हमारा एपिसोड है ये थोड़ा सा अलग है। यह थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि दोस्तों आपने अभी तक जितने भी एपिसोड देखे, शायद हम लोग 12-13 एपिसोड कर चुके हैं, उन सभी एपिसोड में एक चीज कॉमन थी। कहानियां सबकी अलग अलग थी, लेकिन जो समानता थी वह यह थी कि अभी तक हमने झूठे आरोपों के सच के अंदर में सिर्फ पुरुष से ही उसकी कहानी निकलवाई थी, पुरुष से ही बोला था। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी महिला, एक ऐसी नारी है हमारे साथ में जो सशक्तिकरण के साथ में अपने ही घर की समस्या को उन्होंने लड़ा, उसको फाइट किया, उसको जीता और अपने लिए नहीं बल्कि कई सारे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूं और फिर हम लोग डायरेक्टली उन्हीं से चर्चा करेंगे। वो दरअसल भारत के यूपी उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जगह है लखनऊ, नवाबों का शहर। वहां से उनकी शादी भी वहीं पर ही हुई, वो रहने वाली भी वहीं की थी। सारी कुछ उनकी एजुकेशन वहां पर हुई और सब कुछ बहुत अच्छा था। उनको एक सुपुत्र और एक सुपुत्री हैं और जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन हम उन्हीं से जानेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हुई, कहाँ पर ऐसी दिक्कतें आई और उन्हें जिंदगी के में कहाँ पर संघर्ष करना पड़ा और किन किन चीजों में उन्हें लड़ाई कर करके ही इस समाज, इस न्याय व्यवस्था से जीतना पड़ा। और आज की डेट में यदि मैं बताऊं तो आज वो एक अपने बिजनेस, इनका जो बिजनेस है फैमिली बिजनेस है और कई सारे तरीके के बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं, एजुकेशन बिजनेस है इनके यहाँ पर। तो वो सारे बिजनेस के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर वो चीजों को संभालती हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुलक्षणा टंडन है। कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से। और आज यहाँ पर आने की वजह? मेरे आने की वजह एक ही है जो सारे समाज को मालूम है, बस हमारी सरकार तक को नहीं मालूम है, हमारे समाज को पूरे को मालूम है। हमारी सरकार की, न्याय की व्यवस्था की, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है। जो पट्टी हमारी सर पे बंधी है वो उनकी आंखों पे बंधी है। जो पट्टी सर पे बंधी है वो उनकी आंखों पे? हाँ, वो पट्टी उनकी आंखों पे बंधी है। अगर वो पट्टी उनकी आंखों से खुल जाए तो आज यहाँ हमें ये धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। ऐसे पड़ोसी देश तक ये वीडियो सब वायरल हो रही हैं। आज जिसको ड्रम में काट दिया, आज उसको सांप से कटवा दिया, तमाशा बना पड़ा है। जैसे लग रहा है वो काट दो, मार दो, इसको खा लो, उसको खा लो, अरे सब लूट लो। गुंडागर्दी एक्ट चल रहा है। क्या अब हमारे देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बेटा बचाओ की मुहिम की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ रही है। होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप कह रही हैं कि कुछ भी लड़कों की सुनवाई नहीं कर? नहीं, लड़कों को नहीं। एक्चुअली आजकल की जो बहुएं हैं उनको ऐसा चाहिए, उनको वो चाहिए, पति नहीं चाहिए, उनको चाहिए कुत्ता जिसके गले में पट्टा डाले, उसको दरवाजे में बांध के रखे। किसी के साथ जा रही है, आ रही है, वो कुत्ता भौंके नहीं, बस चुप करके उसको 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, चुप करके किनारे पड़ा रहे। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की सुलक्षणा टंडन जी के बारे में। सुलक्षणा टंडन जी नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ सुलक्षणा जी, थोड़ा सा सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को प्लीज। देखिए, मैं एक अच्छे सम्मानित परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जो है आर्मी में थे पहले। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने वीआरएस लेके रेलवे में आ गए थे।
क्योंकि हम लोग छोटे थे तो उस वक्त 47 की फाइट के चक्कर में वो आ गए थे टाइम से पहले। जी। लेकिन फिर उन्होंने हमारी जो परवरिश की थी, वो परवरिश का तरीका आर्मी की तरह ही रहा हमारा, कि अपराध करना नहीं है और अपराधी को घर तक छोड़ के आना है। ये हमारे को बचपन से ही सिखाया जाता था और हम लोग उसी पे ही, समझ लीजिए, उसी माहौल में पले बड़े। डिसिप्लिन, सिस्टम, मतलब कि बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक फैमिली थी हमारी। कि मतलब गलत नहीं करना किसी के साथ में। तो वही चीजें हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी रह गई और आज तक हैं। और फिर ससुराल, फिर शादी हुई। शादी के बाद भी वही चीजें, डिसिप्लिन, वही ससुराल में भी वही। ससुर जी भी बड़े हमारे संभ्रांत और सम्मानित व्यक्ति थे। तो मेरा जितने भी पुरुषों से पाला पड़ा, चाहे वो मेरे पिता थे, चाहे वो मेरे ससुर जी थे, फिर जिनसे मेरी शादी हुई, सब मुझे आज तक के जीवन में सम्मानित पुरुष ही मिले। और उसके बाद आज की डेट में जो है वो मेरे बेटे हैं। अच्छा जी, बहुत सुंदर। तो मुझे जो समझ में आया कि बेसिकली आपकी जो परवरिश हुई वो एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हुई, एक पूरे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में हुई जो आपके जहन में बस गया, और उसी के मिलता जुलता ही आपको ससुराल भी मिला। और वहां पर भी आपको जो आप बता रहे हैं कि आपके ससुर आपके आदर्श रहे और पिता तो आपके आदर्श हैं ही। तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि शादी के बाद में बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, फिर यदि हम झूठे आरोपों की बात करें, मैट्रिमोनियल केस कहाँ से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई और कैसे शुरुआत हुई इसकी? एक्चुअल में हमने 1918 में कुछ, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, जिस वजह से उनकी एक किडनी रिमूव हुई थी। तो ये डिसीजन लिया गया कि अब बेटे की शादी कर दी जाए। हम लोग वैसे भी थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, तो 24 साल का बेटा था। अच्छा। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो भाई ऑनलाइन लड़की देखते हैं, हमें दान दहेज लेना नहीं है। तो गरीब घर की लड़की लानी है, लड़की जो भी लाएंगे उसका स्टेटस हमारे स्टेटस उसी से होगा। हाँ जी। तो ये विचार जब हमारे मन में आया तो हम लोगों ने ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया जीवनसाथी.com में। बराबर। बस वहीं से हमारी गलती का मोड़ शुरू हो गया जीवन का। जो एक खुशहाल जीवन था, बहुत स्मूथ लाइफ चल रही थी, एक फिल्मी स्टाइल दुनिया जी रहे थे, वहां से हमारे जीवन में सारी उतार चढ़ाव जो थे वो उतरने लग गए। बस चढ़ने की बजाय उतरने लग गए, बैक मार गया हम लोग। अच्छा। इनकी शादी वहीं से तय होती है, 1 रुपया लिया नहीं जाता। शादी का खर्चा भी हमारे पास से किया जाता है पूरा। शादी दिल्ली जाके प्रीतमपुरा मॉल से की जाती है। हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा जो लड़की सर पे पल्लू ढक के अपना देखी है, तो वो इतनी अपराधी मानसिकता की कैसे हो सकती है? ये कभी हमने जीवन में नहीं सोचा। अच्छा। लेकिन ये हम भूल गए, और हमें उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि समाज में इतना कुछ हो रहा है जी, इतनी घटनाएं घट रही हैं। जब वो हमारे यहाँ पे आई, डोली आने के, आप विश्वास करेंगे, डोली आने के दूसरे दिन, क्या सेम डे से ही हमारे यहाँ घटना चालू हो गई। और 7 दिन के अंदर पूरा समझ लीजिए कि हमारे घर का जो माहौल था, वो एक तरीके का क्राइम पेट्रोल का सीन था। ओह माय गॉड। शॉर्ट में कह सकते हैं। अच्छा। शॉर्ट में अगर बताएं तो क्राइम पेट्रोल का सीन था। अच्छा। तो उससे चीजें समझ में आने लग गई। अच्छा, मेरे पति को टीवी देखने का बहुत शौक था जी। तो ये क्राइम पेट्रोल दिखा के मर्डर दिखाती थी कि घटना कैसे करनी है। अच्छा। और मेरे पति मुझे सावधान इंडिया दिखाते थे कि ये हमारे घर में कोई घटना घटने वाली है। ये हम लोग को एहसास हो गया। अच्छा। क्योंकि देखिए हम लोग भी सामाजिक थे, समाज में उठते थे, बैठते थे, बिल्कुल ही अलग सा माहौल लगने लगा। भाई हमारी घर में नंदे भी हैं, हमारी बेटी भी है, हमने अपनी सास को देखा, मदर को देखा, तो उन सब लेडीज से हटके इसका बिल्कुल सिस्टम था। इस लड़की की, जो मेरी एक्स बहू है, उसकी माता जी का, उसके जो मायके में जो औरतें थी, उनका बिल्कुल अलग सा जैसे क्रिमिनल माइंड लगता था बातचीत में। अच्छा। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग गया जी। और वो एहसास हम लोगों का जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यकीन में बदल गया। हाँ, तो थोड़ा सा आप खुल करके बताएं कि किस तरीके का उन्होंने आप पर आरोप लगाए और कहाँ से मोड़ शुरू हुआ? मतलब शादी के कितने समय बाद ये चीजें आपके साथ में मतलब बदलाव आया? कहाँ पर गलत होना शुरू हुआ ये सब?
नहीं, गलत की तो बात छोड़ दीजिए। 21 जून 2018 में शादी हुई है और अच्छा। 23 जून 2018 से ही कहानी उल्टी शुरू हो गई। ओ अच्छा अब अच्छा। आप बताइए कितने घंटे, चंद। हम्म। इसके बीच के अंदर भी कहानी है कि अच्छा। इसके बीच में उन्होंने 22 जून को भी नाटक कर दिए, जैसे कोई बात कही तो मैं कर लूंगी अपने आप, बड़ी बदतमीजी से, रूड बिहेवियर से बात करना हम लोगों के साथ। जैसे अच्छा। मेरी बेटी, एक शौक होता है कि भाभी आ रही है तो भाभी को ये पहना है, भाभी को वो पहना है, एक शौक होते हैं जी जी। परिवार के लोगों के कि हमारे घर में फिर एक मैं बहू बन के आई, मेरे बाद में वो अब मेरे बेटे की बहू 24 साल बाद बन के आ रही थी। सही तो बात जो है। कमियां मेरे जीवन में रह गई थी, मुझे जी। शौक था कि मैं वो भी पूरे करूं, हाँ बराबर बात है। क्योंकि उस जमाने में इतनी भाई मॉडर्न चीजें नहीं होती थी, तो शौक आ रहा था कि कुछ नया करें हम बच्चे के लिए। लेकिन वो बच्चा नहीं था, वो एक्चुअल में अपराध वाली उसकी मानसिक स्थिति थी, अच्छा। वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। मतलब 22 तारीख से ही उस लड़की ने बदतमीजी चालू कर दी थी। ओके, किस तरीके का उसका जैसे ही व्यवहार समझ लीजिए, था? जैसे ही उसके फेरे हुए हैं, हाँ जी। बस समझ लीजिए अपराध की स्थिति वहां से ही चालू थी। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा। तो मुझे जो लगता है कि दरअसल शादी के पहले हम आपको उसके बारे में भनक नहीं लग पाई कि किस तरीके का उन लोगों का आचरण है, और शादी जैसे ही हुआ उन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया और अपना असली रंग आपको दिखने लगा। जी, एक्चुअल में उन्होंने शादी जो है प्री प्लान की थी, हमने प्री प्लान नहीं की थी, हमने तो घर बसाने के लिए की थी। हाँ लेकिन उनकी मानसिकता, जब वो लड़का देखने आए थे लखनऊ में, हाँ जी। उन्होंने हमारे समझ लीजिए शोरूम के जो शटर बंद भी थे, हाँ हाँ। उनको भी खुलवा के देखा था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन हम लोगों ने कहा चलो भाई बेटी देनी है तो हाँ कोई बात नहीं, बेटी देने वाला बहुत सी चीजें देखता है, तो इनका देखने का अधिकार बनता है, तो देखने दो इनको। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए वहाँ। हाँ 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 हाँ। मतलब थोड़ा शकी मिजाज के वो लोग थे शायद, और या उनका क्रिमिनल माइंडसेट था और प्री प्लान्ड था वो उनका। जी, एक्चुअल में वो चीजें देख रहे थे कि हम शादी करने के बाद इनसे वसूल क्या क्या सकते हैं, और क्या क्या हाँ, चीजें जो हाँ, शटर बंद है, हाँ, वो शटर के ताले की चाबी इनके पास है, इनका अपना है या नहीं है। अगर अपना है तो इसकी कीमत इतनी है। अच्छा इसके अच्छा पीछे मानसिकता ये थी। अच्छा। तो आई मीन वो शायद आपको गेज कर रहे थे कि ये कितनी मोटी पार्टी है और उनसे कितना ठगा जा सकता है, कितना वसूला जा सकता जी है। जी दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा एपिसोड है और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये उन चंद औरतों के लिए है, उन चंद लेडीजों के लिए है जो गलत मानसिकता रखते हुए, क्राइम मानसिकता रखते हुए आदमियों के ऊपर में झूठे आरोप लगा करके उनका शोषण करती है और न्याय व्यवस्था को हेल्प लेकर के लोगों के ऊपर में एक्सटॉर्शन का काम करती है, मनी एक्सटॉर्शन का। तो हमारे साथ में जो सुलक्षणा जी, उनके बेटे के साथ में भी कुछ इसी तरीके का हुआ। हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये सब कुछ घटित हो रहा था, तो देखिए आप एक माँ भी हैं और आपका एक मतलब किस तरीके का मातृत्व रहा होगा, आपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, तो क्या फीलिंग्स रही होंगी उस वक्त में आपकी? देखिए, माँ के रूप में देखूं तो मैं उस वक्त ये घटना होने के बाद एकदम टूट गई। हाँ पहले जो घटना हुई तो मैं टूटी, और जी। हद से ज्यादा टूट गई। अच्छा फिर अच्छा। मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हाँ अगर मैं इस मोड़ पे टूट गई जी। तो मेरा बेटा तो जाएगा ही जाएगा, हाँ लेकिन इससे मेरे परिवार में जो मेरे पिता हैं, मेरे ससुर हैं, जो मेरे पति हैं, हाँ उनको कितनी चोट पहुंचेगी। और उस परिवार में मेरी माँ है, सासू माँ है, जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, मेरी हाँ। नंदे जो आज मेरे पति के ना रहने पे भी मुझे प्यार करती हैं। तो अच्छा। इतने लोगों को मैं सम्मान को ठेस पहुंचा के जी। केवल मैं इस लड़की से समझौता कर लूं हम्म। और इसको पैसा दे के यहाँ से विदा कर दूं, तो अच्छा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा आप परेशान हुए, लेकिन फिर आप उठ खड़े हुए और आपने सोचा कि मुझे अपने घर परिवार और सबकी इज्जत रखने के लिए मुझे लड़ाई लड़नी है। जी, बहुत सुंदर। मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरीके के आपके ऊपर में केसेस किए और क्या क्या आरोप लगाए झूठे? देखिए, केसेस तो उन्होंने वही पैकेज लिया जो सरकार ने, हमारी सरकार की बेटी बचाओ अभियान में चल रहा है। हाँ, वो एक पैकेज फिक्स है, वो सबको हाँ, मालूम है। उसकी डिटेल दूंगी तो समय खराब होगा यहाँ पे। हाँ, ठीक बिल्कुल है, सही बात है। उन्होंने वो सभी केस किए जिसमें 498 का एक पैकेज लिया, अच्छा। प्लस उन्होंने जो है 125 का पैकेज लिया। अरे ठीक, बाप रे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हम लोगों के साथ में
पहली बार जब पुलिस ने कॉल किया, हम लोग को वहां बुलाया, तो अब एफआईआर में क्या लिखा है वो सुनिएगा। पहली जो एप्लीकेशन इन्होंने थाने में लगाई, हाँ जी, थाने में इन्होंने, मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में बताना चाहूंगी। जी जी, इन्होंने थाने में लिखा कि मेरे सास, नंद और मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और मेरी सास मेरे और मेरे पति के बीच में, मुझे बहुत अभद्र शब्द है लेकिन बताने पड़ेंगे मजबूरन समाज के लिए, मेरे और मेरे पति के बीच में मेरी सास सोती है। अब आप सोचिए, लिखने वालों को शर्म नहीं आई और सुनने वाले पुलिस वालों को शर्म नहीं आई। क्या जमाना इतना मॉडर्न हो गया। और अगली नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखा था कि मेरे पति, मेरी सास, मेरी नंद ने मेरा बच्चा होने वाला था, मुझे बालों से खींच के मेरा अबॉर्शन करा दिया। अरे राम। जिसके ऊपर मैंने पुलिस वाली को क्या बोला, जब आप सामने वाला थाने में बैठ के असभ्य हो गया है तो उसको उसका जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। इस पे मैंने बोला, मैंने कहा पुलिस वाली CIO से बोला, मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, जमाना माना कि मॉडर्न हो रहा है, लेकिन इतना भी तो मॉडर्न नहीं हो रहा कि सास के लेटे में बहू बेटा आपस में संबंध बना रहे। सही बात है, बड़ी शर्म वाली बात है। शर्म नहीं सर, बिल्कुल बेशर्मी की निहायत हद पार थी, समझ लीजिए। बिल्कुल सही बात। खुले शब्दों में मुझे भी वहाँ बोलना पड़ा, जिसके ऊपर इन्होंने मुझे वहाँ पे इस लेवल की गंदी गालियां दी और पुलिस वाली के सामने दी, और वहाँ पे 16-17 लोग थे और सबके बीच में वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है, जिसमें मेरे पति की डेथ के बाद उस पुलिस वाली ने ये कबूला कि हाँ मैडम, इसने ये गालियां गंदी गंदी आपको दी थी। मैंने कहा मैडम, आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उसको रोकती। मतलब महिलाओं ने तो समझ लीजिए कि थाने खरीद लिए हैं, कोर्ट खरीद लिए हैं। बिल्कुल। तो फिर हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये बात नोट की जाए जो ये बोल रही हैं कि यही उनका एटीट्यूड होता है। उन्हें लगता है ये तो हमारा मतलब हमारी संपत्ति है, हम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, आश्चर्य वाली बात है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वहां पर पुलिस थाने वाले, जो महिला पुलिस थाना वाला या वो IO है या जो इंस्पेक्टर है, वो मूक बन के चुपचाप सीन देखते रहते हैं। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पे मूक बने रहते हैं। एक और अभद्र भाषा बताती हूँ। लड़की की जो माँ थी, मेरी बहू की जो माँ थी, वो माँ थाने में कह रही है, पहले बोली मेरे बेटे की तलाक लेने के लिए बोली शुरू हुई थी 5 लाख से। अच्छा। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, थाने में पहुँचते पहुँचते वो बोली पहुँच गई 17 लाख। ओह माय गॉड। जब 17 लाख पूछा गया पुलिस वालों के सामने, भाई 17 लाख रुपए किस बात का बनता है, वो बता दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आगे से पुलिस वालों के सामने लड़की की जो माता जी थी, मैं लड़की नहीं, बहू की माता जी, वो इतनी इज्जतदार घराने की बहू लाई थी मैं। माता जी आगे से बोली कि मेरी बेटी जो रातों को वहाँ सोई है, उसकी कीमत कौन देगा। ये उन माता जी के शब्द थे। बाप रे। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला अब इनसे बातचीत नहीं होगी, अब यहाँ से चलो, बहुत हो गया। हम लाए थे घर में इज्जत, ये तो बिल्कुल बाजार के बाजारू लोग निकले। हम लाए थे वधू, ये तो निकली नगर वधू, ये तो रेट तय कर रही है, यहाँ समझौता नहीं होगा। देखिए सर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं इसमें बोल भी ना पाऊँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसी कैसी परिस्थितियों से निकले होंगे, और रियली हमारे लिए सुनने में मुश्किल हो रहा है जिस तरीके की आप बोल रहे हैं बातें। तो लेकिन सर, सुनाना इसलिए मजबूरी है कि जो लोग इन चीजों को अपने घरों में फेस कर रहे हैं, वो भी मेरी तरह बाहर निकले। मेरा सुनाने का मेन मोटिव केवल इतना सा है कि वो भी बाहर निकले, अपनी फाइट करे। तो क्योंकि अपराध का जो पल होता है बहुत कम होता है। अपराधी सोचता है कि बहुत जीत रहा है, लेकिन नहीं, कई साल भी अपराध कर ले, लेकिन अंत हर अपराध का होता है। आप अपने ग्रंथों से उठा के देख लीजिए, महाभारत में दुर्योधन का अंत देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, तो अंत तो होके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, 100% की बात कही आपने। और मैं यहाँ पर सारे दर्शकों से, लोगों से बोलना चाहूंगा,
और मैं सुलक्षणा जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। धन्य है ये नारी जिन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और ये लड़ाई में आगे आकर के उसको सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने सारे लोग हैं ये बात जानते हैं कि जब भी ये केस होता है तो उसके अंदर में लड़की की माँ हमेशा डिफॉल्टर होती है। चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो, निकिता सिंघानिया हो, उसकी माँ हो, चाहे किसी का भी देख लीजिए, लेकिन बहुत कम ऐसे केस मिले हैं जिसके अंदर में लड़के की माँ उसको हेल्प कर रही है। और आज ये जो केस देख रहे हो, ये केस वही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि माताओं, आप अपने बच्चे की सपोर्ट करिए, आप अपने बच्चे को हेल्प करिए। वो मेंटली परेशान हो गया है, वो आत्महत्या कर सकता है, आप उसे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप भी सुलक्षणा पंडित जैसा, सुलक्षणा टंडन जी जैसा कुछ करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी। हाँ, मैं अब जो लोगों को गाइड करती हूँ तो मैं लोगों के लड़कों से बात कम करती हूँ, लड़कों को कहती हूँ कि आप अपनी माता जी को लेके आइए। और हाँ। मैं उन माओं से इनकी रिक्वेस्ट करती हूँ और उनको एक बात कहती हूँ कि जब 9 महीने कोख में बच्चा पालने के टाइम, पैदा करने के टाइम उसको प्रोटेक्ट कर सकती थी, तो शादी के बाद अपना बेटा पीठ पे बांध लो। हाँ। जब पैदा करते वक्त दुर्गा थी तो अब काली बन जाओ। वेरी वेरी गुड जी, बहुत आपके मतलब गोल्डन वर्ड्स हैं ये। आपने जो बोले हैं, सुनहरे शब्दों में ये बात लिखी आनी चाहिए कि जब आपने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा था उस वक्त में, तो आज आप क्यों पीछे चली गई हो, आज आपने क्यों लड़के को अकेला छोड़ दिया है। वो जाकर के केस के धक्के खा रहा है और वहां पर वो लड़की और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं और फिर वो आत्महत्या तक मजबूर हो जाता है। तो धन्य है कि आपके बेटे को बोलना चाहूंगा कि उसको, आपको मतलब आपको उसको आपके जैसी माताजी मिली। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इस लड़ाई को जब आप आगे लेकर के गए तो समाज में आपको किस तरीके के चैलेंजेस मिले, क्योंकि ये समाज भी इतना आसान नहीं है। आप जिस तरीके से आगे निकली होंगी, जिस तरीके से आपने ये चीजों को आगे बढ़ाया, तो वहां पर आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए? देखिए, मैं समाज के लिए बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। हाँ। कि कोर्ट में जज मुझे बाद में मिले, हाँ। समाज के जज मुझे पहले मिले। सही बात। जिन्होंने मेरे बारे में ये बता दिया कि वो बेचारी महिला है। हाँ। और वो सच्ची होगी, तुम कहीं ना कहीं सास हो तो तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। तो मैंने ऐसे समाज को सबसे पहले, क्योंकि ये समाज अगर मैं लेके साथ चलती, चाहे समाज हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई हो, XYZ, मैंने इन सबको वही होल्ड कर दिया और मैंने कहा कि यहाँ से मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। क्योंकि अगर मैं वो समाज लेके चलती तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेशन का शिकार होती, और डिप्रेशन वाला इंसान कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। क्योंकि आंसुओं से देखिए जंग लड़ी नहीं जाती है। क्योंकि मैं उनके साथ बैठती तो दिन रात यही चर्चा होता, आंसू होती तो जंग ना होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दरअसल आपने जो बात कही वो मैं बाकी को भी बोलना चाहूंगा कि ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये आपके पीठ पीछे भी हंसते हैं, आपके काम करने से भी हंसते हैं, आप नहीं करोगे तो भी हंसते हैं, दोनों चीजों में ये ढोल बजाते हैं। तो आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी है। जब तक आप उनकी परवाह करते रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप उनकी बगैर परवाह कीजिए, इस तरीके से एग्जाम्पल बनिए और अपने घर परिवार की शांति के लिए अपने बच्चे को सपोर्ट करिए। मैं एक चीज और बताऊंगी यहाँ पे, प्लीज। मुझे लोगों ने कहा कि तुम आगे निकल रही हो, केस लड़ रही हो, तो तुम्हारे लोग क्या कहेंगे। तो मेरा एक ही जवाब होता था, लोग कौन से लोग? 4 लोग ना, जो केवल अर्थी को कंधा देते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है। तो मैंने अभी से ही अपने रिश्तों का राम नाम सत्य मैंने पहले ही कर दिया। मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए अब समाज में। मेरा ऊपर है ईश्वर और नीचे है मेरी औलाद। और जो मेरे पति शरीर रूप में थे पहले, वो मेरे पति थे, अब वो देव आत्मा है और मेरे को सबका संरक्षण मिल चुका है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप सब जा सकते हैं मेरे जीवन से। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर। यही 2 जवाब चाहिए, तब जाकर के वो समाज आपके पीछे चलेगा, नहीं तो वो आपको उंगली दिखाएगा और आपको कुछ करने भी नहीं देगा। ये समाज इसी तरीके का है। और वो 4 लोग तो उनको मैं भी ढूंढ रहा हूँ आज तक कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। शायद वो अर्थी वाले ही 4 लोग हैं जो कभी दिखते वाले हैं सर। हाँ, सही है। मैं ये जानना चाहूंगा टंडन मैडम कि जो आप बहू ने आप लोगों पे जो आरोप लगाए थे, उस आरोपों को आपने निपटने के लिए किस किस तरीके का कानून का सहारा लिया, किस तरीके से आपने उसको फेस की प्रॉब्लम्स?
एक्चुअल में क्या था कि जैसा कि सभी लोगों को समाज में मालूम है कि 498 में अरेस्टिंग नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हाँ, नॉन ठीक, बेलेबल ऑफेंस। लेकिन मैं एक नॉर्मल बिजनेस क्लास महिला, पति के साथ बिजनेस करना, घर को संभालना, घूमना फिरना, बस इसी दुनिया में थी। मुझे ये दुनिया तो पता ही नहीं था अपराध की दुनिया भी होती है। अपराध की दुनिया में पैर तो मैंने 2018 में रखा, 21 जून बेटे की शादी वाले दिन। ओहो, सही बात है। हाँ। तो वहां से मुझे ये जब चीजें पता चलनी शुरू हुई, बहू के घर वालों ने मेरी इलीगल अरेस्टिंग करवाई थी। अच्छा। 3 दिसंबर, हाँ। 3 दिसंबर 2019 शाम को 6:30 बजे पुलिस मुझे लखनऊ से ले जाती है, जिसमें मैं, मेरी बेटी और मेरा 1.5 साल का नाती ले जाके मुझे हरियाणा पहुंचते हैं रात को 2:30 बजे। ओह माय गॉड। अच्छा। अदर स्टेट। हाँ। और जिसमें ना मेरा मेडिकल, ना हाँ। मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया गया। अच्छा। और अब आप देखिए ना, बिल्कुल समझ लीजिए एक तरीके का पूरा कंप्लीट इलीगल अरेस्टिंग, जो मुझे बाद में पता चली। इट इज इलीगल, यस, करेक्ट। और वहां पहुंचने के बाद जो पुलिस वाले, उनके साथ में महिला आयोग के साथ में पुलिस वाले होते हैं, 2 जेंट्स सिविल ड्रेस में। अच्छा। वो हमारी आयो मैडम से पूछते हैं, मैडम यहाँ कुछ कोई जुगाड़? ओह, अच्छा। अब आप समझदार हैं, आप मेरे लिए भाई बराबर हैं, मुझे बताइए जुगाड़ का मतलब क्या होता है? ये समाज मुझे बताए, ये सुप्रीम कोर्ट बताए, ये मुझे जजेस बताए, ये मेरा वीडियो जहां जहां तक जाए वहां के लोग मुझे बताए कि जुगाड़ शब्द किस बात में यूज किया जाता है। बहुत शर्म। क्या देश की सास और नंद क्या अब महिला सशक्तिकरण वाले लोगों के लिए, पुलिस वालों के लिए, इन जजेस के लिए क्या जुगाड़ हो चुकी हैं? सही बात है। वेरी शेम। कोई तो जवाब देगा मुझे। सही बात है, सही बात। मैं जवाब ढूंढ रही हूँ पिछले 5.5 साल से। आप ये बताइए, ये सम्मानित शब्द है? नहीं, पहले बात तो इलीगल अरेस्टिंग, ऊपर से 1.5 साल का बच्चा, सर्दी का समय। अरे राम। उसी में जब मुझे अरेस्ट किया इन लोगों ने, और सुनिए, अरेस्टिंग के समय अगर मैं अपराधी थी, हाँ जी, तो 6:30 बजे के बाद मुझे नजरबंद करते। अगर मैं आतंकवादी महिला थी, ठीक, नजरबंद करते। फिर उसके बाद सरकारी गाड़ी होती, प्राइवेट टैक्सी इनोवा। अच्छा। प्राइवेट टैक्सी इनोवा, जिसमें लड़की का भाई बैठ के आता है, मेरी बहू का। अच्छा जी। वो और मेरे सामने उस टाइम 2019 में लाल नोट चला करते थे, 2000 के। हाँ जी, चला करते थे। और मेरे सामने वो पुलिस वालों को 25-30 ऐसे नोट देता है। इतने से नोट होते हैं, पता नहीं चलता कि कितने, भाई 30-40-50 हजार के लगभग लग रहा था। अच्छा, अंदाजन। जिसमें पुलिस वाली जो होती है नीलम यादव, वो आगे से उससे भाई से बहस कर रही है कि टैक्सी का किराया कौन देगा। तो वो कहता है कि मैडम ये वहां चल के फरीदाबाद में दूंगा। अब बताइए, मेरे सामने सरेआम पैसे का खेल चल रहा है। माय गुडनेस। दोस्तों, ये इन्होंने इतनी बोल्डनेस दिखाई है ये बोलने की। जिस तरीके से आपको याद होगा, अतुल सुभाष ने सुसाइड के पहले क्लियर बताया था कि इस वक्त में जो न्याय व्यवस्था है वो तक खुल्लम खुल्ला बिक रही है, न्याय को बेच रही है। जज तक ने पैसे मांगे थे, और हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त में कितना करप्शन किस लेवल पे घुसा हुआ है। और देखिए, ये एक और उदाहरण कि वहां पर वो क्लियर मतलब पैसे दिए जा रहे हैं, और पैसे के कारण में ये इलीगल अरेस्ट किया जा रहा है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जब अरेस्ट हुई, मैं गाड़ी में बिठा लिया, उसी टाइम मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा और उनके मुंह से ब्लड आ गया। और उसके बाद उन्होंने बिस्तर नहीं छोड़ा, दुनिया छोड़। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो कितने कष्ट में उन्होंने, देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, उनकी आत्मा कहीं भी नहीं गई है। आज की डेट में मैं आपको अगर बोलूं तो वो एक देव आत्मा बन चुके हुए हैं। जो घटना होती है, जो कार्रवाई होती है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वो मुझे इंट्यूशन आती है। वो मुझे सपने में आज भी बताते हैं कि इसके बाद ये कार्य करना है, इसके बाद ये कार्य करना है। आप विश्वास करेंगे, शायद मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सपने में आज भी मुझे संकेत मिलते हैं। और ये लड़ाई कैसे लड़नी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होनी है,
शुरुआत तो हुई थी उनकी पगड़ी रस्म से। मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सी चीज बताने जा रही हूँ। हाँ। पगड़ी रस्म पे उनकी शुरुआत हुई थी। वो लड़की ने कुछ ऐसा बीच में टिकटॉक के ऊपर गाना गाया था कि अच्छा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। ओहो। जब उसने ये गाना गाया हाँ। पगड़ी रस्म पे और अच्छा। मेरे बेटे के दोस्त के व्हाट्सएप पे भेजा, अच्छा। तो मैंने कहा बेटा करनी भी तेरी तो भरनी भी तेरी, सबक तो तुझको आज मैं कसम खाती हूँ पति की चिता पे, हाँ। सबक तो तुझको सिखा के छोड़ूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है तब और आपने एक प्रण लिया। प्रण लिया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पहला संकेत मेरे पति ने, जी। जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि देव आत्मा क्यों बोला, मैं वहां से बताती हूँ हाँ। कि मुझे 40 दिन के अंदर ही एक सपना आता है हाँ कि जी। जिसके अंदर हाँ। मैंने देखा सपने में कि रियल में भी मेरी आयु का जो बेटा था, नीलम यादव का बेटा, उस टाइम पे शायद 4 साल के लगभग था, मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, कि अच्छा। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा नीलम यादव का खड़ा है बेटा, अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने उसके ऊपर पूरी दीवार गिरा दी है सपने में। ओह। तो मुझे वहां से संकेत मिल गया था कि वो संदेश दे रहे हैं कि तेरे साथ जो अपराध ये औरत करके गई है, तुझे अब ये जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो कानून ने अपराध की श्रेणी पकड़ ली हुई है, अपराध बढ़ा रहा है कानून, इसको, इस दीवार को गिराने का काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ और तू पीछे नहीं हटेगी। वाह वाह वाह। तो उन्होंने आपको एक संकेत दिया और आपके अंदर में जोश भर दिया, और मुझे लगता है कि वो आपके साथ ही हैं, रियली वो आपके पथ प्रदर्शक या बोल सकते हैं मार्गदर्शक हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत। अब आप ये बताइए, ईश्वर दिखता है कहीं? सही बात है, नहीं ईश्वर नहीं दिखता ना। हाँ। अगर आपकी सच्ची आस्था होती है तो ईश्वर आपको रास्ते देता है ना। यस। तो आज के जमाने में पति को पति नहीं, पति को एटीएम समझा जाता है, लेकिन हमारी माँ ने, हमारी सास ने, हमने उनको ये देखा कि अपने पति की पूजा करती हैं, अपने पति का सम्मान करती हैं। ये तो मैं ये आज का चलन देख रही हूँ जी। जो सरकार हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो क्या बेटों को मार दें? बेटा पैदा होते ही क्या मार दे, गड्ढा खुदवा दे, वहीं पे डाल दे उसको जाके। सही में शर्म वाली बात है। मैं बताऊं, शर्म की बात है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। पहले के टाइम में यही सिखाया जाता था कि बेटी अब तुम घर में जा रही हो, वो घर आपका है, वहाँ की इज्जत तुम्हारी इज्जत है और वहाँ पर ही तुमको रहना है, वहाँ पे सब चीजें अच्छे से करनी है। लेकिन अभी तो कुछ उल्टा ही सिखाया जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि जो आपने एटीएम वाली जो बात बोली वो बिल्कुल सही है। पहले के समय के अंदर में लोग, मतलब जो पत्नियां थी वो पति से प्यार करती थी और पैसे को इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब उल्टा है, वो पैसे को प्यार करती हैं और पति को इस्तेमाल करती हैं। ये फर्क हो गया है इतना बड़ा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस तरीके की ये जो चीज में फंसे, तो अभी मैं देखता हूँ कि आपके पीछे में एक लोगो लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, कुछ आप एनजीओ भी चलाते हैं शायद, या कुछ इस तरीके का प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें लोगों की मदद करते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, मेरा एनजीओ जो है रजिस्टर्ड मेरे हस्बैंड ने ही करवाया था। अच्छा। 2016-17 का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें ये हर साल 2-3 लड़कियों की शादी कराते थे। अरे वाह। अच्छा, वही मुहिम हम लेके चल रहे थे, लेकिन हमने कभी मतलब ऑन मीडिया और ये कैमरा फोटो खिंचाई नहीं कभी। तो गुप्त तरीके से एक तरीके का दान था जिसको हम खुद करा करते थे। बहुत सुंदर। और फिर जब मेरे घर में घटना घटी, तो मैंने कहा बाप रे, ये तो सरकार तो बेटी बचा ही रही है, अब बेटे कौन बचाएगा? भाई देखिए, अगर मेरे लिए कोई ग्राउंड होता या मेरे पति के लिए कोई सुनवाई का होता, प्लेटफॉर्म होता, जबकि मैंने मेरे घर में बेटे के साथ जब घटना घटी, तो मेरी बहू ने मेरे पे चाकू उठाया, तो मैंने 112 नंबर डायल किया, मैंने महिला आयोग में भी कंप्लेंट करी, मैंने सारे आयोगों में कंप्लेंट करी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि सुनवाई तो कहीं है ही नहीं हम पुरुषों के लिए। और सास, जैसा कि टिपिकल वर्ड है, सास, नंद, जेठानी, देवरानी, इनके लिए तो कोई ग्राउंड है ही नहीं। अगर वो लड़की पक्ष की महिलाएं हैं तो उनके लिए तो वो खाली बस एक कपड़ा मात्र यहाँ से यूं फाड़ दे, तो थोड़ी देर में पुलिस पूरे लड़के वालों को उठा के ले जाएगी। घर में ही वो चाकू से जरा सा कट मार दे तो बता दे ये मेरे सास ने मारा था, तो सास गई 10 साल के लिए अंदर। सही बात। तो ये तो कहानी है हमारे समाज की, कि समाज में धांधली चल रही है, जिसको बढ़ावा हमारी सरकार दे रही है। देखिए, मैं ओपन बोल रही हूँ,
जी, मैं ओपन बोलने से कभी डरती नहीं हूँ, कहते हैं बिल्कुल कि सही। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्या बिल्कुल। उस पुलिस वाली आयो जो थी नीलम यादव, हुँ, उसको मैंने अपनी बहू के हुँ, अनेक प्रेम संबंध फोटोग्राफ्स के साथ दिखाए थे। क्या अच्छा, उसको नहीं पता था? हाँ, क्या उसको नहीं पता था कि ये लड़की कैसी है? क्या उसने वहां नहीं देखा था कि लड़की की माँ 17 लाख की डिमांड सोने की कर रही है? सही बात है। क्या उसको कुछ नहीं पता था? वो रोक सकती थी उस हाँ। अपराध को। फिर उसको ये नहीं मालूम था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अरेस्टिंग नहीं है। सरकारी जॉब में सरकारी तुम हुँ, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं बिजनेस करके, हाँ उस जी, टैक्स से तुम सैलरी पा रही हो, तुमको हाँ, गाइडलाइन नहीं मालूम थी। सही बात है, सही बात है। क्यों किया तुमने अरेस्ट? क्यों तुमने किसी परिवार को खराब क्यों किया? सही इसका बात, जवाब क्या सरकार देगी? क्या सरकार ने उसको, जब ये चीज सबके संज्ञान में आ चुकी थी, तो सरकार ने कोई एक्शन लिया ऐसी पुलिस वाली पे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये दरअसल चीज खुल के हुँ, सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आई थी जी, जी, कि इलीगल अरेस्टिंग हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कहीं नोटिस भेजे गए उसको कि इस जी, महिला को इस पद से हटा दिया जाए? जी, 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 जी। सब धांधली है, हुँ, सब हुँ, व्यापार चल रहा है। पहले ये व्यापार जो है ये एक तरीके का दूसरे तरीके से व्यापार होता था कि हुँ, अगर पुरुष किसी जगह चला जाता था तो उसको गलत कहा जाता था। आज वही जो है नगर वधु वाला व्यापार जो है घरों हाँ, में चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे आप हैं। घर में केवल 7 फेरे ले लीजिए, हुँ, सीधा सीधा प्रॉपर्टी के हकदार बन गए। जैसा कि अतुल सुभाष के साथ हुआ तो देखिए बहुत बुरा है, जी, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे ये सहमत नहीं हूँ, हुँ, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आत्महत्या आत्महत्या कभी नहीं नहीं करनी करनी। चाहिए। हुँ, और दूसरा, जिस भी बेटे को लगे कि उसके साथ अपराध हो रहा है, वो हुँ, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के साथ एंगेज रहे, यस, उनसे बातचीत करें, यस, उनसे बात करके अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, हुँ, उसमें शर्म ना करें कि वो हाँ, मर्द है, लोग क्या कहेंगे, अरे तुम अपनी औरत नहीं संभाल पाए। हुँ। बिल्कुल सही है। ये आपने बहुत अच्छी सलाह दी, मैं आपसे अंत में पूछने वाला था लेकिन आपने ये ब बहुत अच्छा प्रश्न ले लिया अपने आप कि ये जो आज का जो युवा है, वो ये गलत कदम बिल्कुल ना उठाए, बिल्कुल ना सोचे, अपने परिवार में एंगेज रहे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि व्यवस्थाएँ जो इस तरीके की हैं, तो कुछ निर्लज्ज तरीके की जो कुछ मतलब आदमी औरत जो व्यवस्थाओं के अंदर घुस गए हैं, कीड़े बन के, मैं बोलने में शर्म कर रहा हूँ, बोलने में मुझे शर्म नहीं आ रही है, लेकिन वो लोग अपना मान सम्मान, अपना इज्जत बेच करके कुछ चंद पैसों के कारण में पूरी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था खराब हो रही है और पूरे घर के घर टूट रहे हैं। अब आपके साथ का यदि केस लिया जाए तो इसके अंदर में कहीं से भी कहीं तक में जिस तरीके से प्राइवेट कार के अंदर में ले जाना विदाउट एनी बेलेबल ऑफेंस नहीं है, फिर भी आपको उठा करके ले जाना, इतनी दूर ले जाना, अरेस्ट करना, ये सब कुछ लीगल नहीं था, लेकिन सब कुछ शायद चंद पैसों के लिए उन्होंने किया। ये बहुत ही आप ये बताइए ना, उस 1.5 साल के बच्चे का क्या अपराध था? अरे आप बाप रे! सोचिए ना। हाँ, आप बिल्कुल सही बताइए, बात है। उस 1.5 साल के बच्चे का जब वो बड़ा होगा, उसको हाँ, ये चीजें पता चलेंगी, उसका क्या अपराध था? सही मुझे बात। ये सरकार जवाब दे कि उस बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसने और तो अभी खुल के आंखें भी नहीं खोली हैं, हाँ, 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 उसके हाँ। साथ ये अपराध। सही बात है, सही बात है। मतलब बहुत शर्म किसी की को बात है। हमारी सामाजिक व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे और न्याय प्रणाली पे इतनी शर्म आती है और घिन आती है अब तो यस, ये एक कि बहुत बड़ा न्याय नहीं मिलने वाला। ये काला धब्बा है हमारी व्यवस्था के ऊपर हाँ। में। और यदि ये चीजें इसी तरीके से चलती रही तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, शासन प्रणाली से, न्याय प्रणाली से पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे रोक पाओगे घरों को? आप कैसे वोट बैंक को अपने वोट बैंक के लिए यदि राजनीति कर रहे हो तो जो करदाता है, जो आदमी है जो टैक्स दे रहा है, वो यदि आत्महत्या करता रहेगा, उसके घर बिगड़ते रहेंगे तो कहाँ से आपकी राजनीति चलेगी? तो आपको इस पे देखिए, जी वोट की बात जहां तक हम करें तो वोट का तो आप समझ लीजिए कि 2027 का मेरा एक सिंपल सा नारा है, न्याय नहीं तो वोट नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, सही बात है। जब बिल्कुल। हमारे वोट का सर मतलब बताइए। वोट का मतलब होता है कि हमारी नागरिकता का अधिकार। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे लिए कोई न्याय व्यवस्था में हमारे लिए कोई रिलीफ ही नहीं है, हाँ, तो फिर वोट कैसा? फिर बराबर। वोट जिस दिन वोटिंग का दिन होगा, हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बिल्कुल सही है। हम क्यों लाइन में लग के वोट देंगे?
यदि बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? सरकार को बहुत जल्दी ही चीज़ों पर कुछ न कुछ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देखिए सुलक्षणा जी, आपने बहुत सारी मतलब लड़ाई को बहुत लंबे रूप में लड़ाया होगा। मुझे पता है कि फैमिली कोर्ट्स में भी गए होंगे, सेशन कोर्ट्स में भी, और मुझे नहीं पता आप कितने ऊपर अपील या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में भी गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अल्टीमेटली इस पूरी जंग के अंदर में क्या आपने उस झूठी महिला को धूल चटाई, और रिजल्ट क्या रहा? हाँ, धूल चटाने के लिए देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने लास्ट का बहू द्वारा दिया गया बयान निकाला है। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये बयान है हाँ हाँ फरीदाबाद कोर्ट, जिसमें इसने मेरी अरेस्टिंग कराई थी जिस कोर्ट से, हाँ हाँ और जहां मुझे बेल मिली थी उसी हाँ। कोर्ट में लास्ट में इसने जो है हाँ बयान दिया था जी। 11 जनवरी 2024 में, अच्छा। जब ये सुप्रीम कोर्ट से भी हार गई। हाँ भाई मैंने इन पे क्रिमिनल मुकदमा लखनऊ में किया था इनके अपराध के खिलाफ सबूतों के साथ, अच्छा, वेरी गुड। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी हार गई। सुप्रीम कोर्ट का एक मैं छोटा सा वाकया बताऊंगी, समय हाँ। नहीं लूंगी यहाँ पे। प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बेटे से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग अलग रह रहे, कब से लिए, तो इसने बिल्कुल एक्यूरेट डेटें बताई, सब कुछ बताया। हाँ जी। तो लड़की ने बोला कि 25 जनवरी 2019 में रात 12:30 बजे मुझे बहुत मारा जा रहा था, जो मेरे पति, मेरी नंद और मेरी सास थी, अच्छा तीनों ने मिलके मुझे बहुत मारा। तो मेरे अच्छा। बेटे ने आगे से जज साहब के सामने बोला वहीं पे कि हम्म। सर एक बार डेट कंफर्म कर दीजिए और समय कंफर्म कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो वेरी जज साहब ने दोबारा पूछा, क्योंकि हम्म। वहां पे हमने वकील तो जरूर किया था, लेकिन जी। आपको मैं हकीकत में बात बता दूं तो हम्म। पैरवी बेटे ने और मैंने खुद की थी। बहुत वकील का तो सुंदर, केवल वकालतनामा था। बहुत सुंदर। वहां पे जब जज साहब ने दोबारा उससे पूछा, जज अजय रस्तोगी जी थे और बेला एम त्रिवेदी जी थी, डबल बेंच थी, तो वहां पे उन्होंने पूछा लड़की से कि जो ये कह रहे हैं वो आप जो बोल रही हैं वो सही डेट और समय है? बोली जी। तो ओके। आगे से मेरे बेटे ने बोला कि साहब उस समय 12:30 बजे रात को आशियाना के रूफ टॉप पे बैठ के ये मेरे साथ तो दारू पी रही थी। ओह माय तो गॉड। आगे से मेरी एक्स बहुरानी क्या बोली वो सुनिएगा हाँ जी। कि सर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। अच्छा अब सबूत भी सामने, अपराधी भी सामने अच्छा, और निर्दोष भी सामने। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ तब फिर बताया गया उनको कि ऐसे ऐसे इसमें इन्होंने मेरी ऐसे अरेस्टिंग करवाई और हाँ। इसमें मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जिसपे जज अजय रस्तोगी जी जो 17 जून 2023 में रिटायर हो गए हैं, जी। तो उन्होंने बोला कि सुलक्षणा टंडन जी आई एम सॉरी। मैं पूछती हूँ इस सरकार से, इस न्याय व्यवस्था से, क्या आप लोगों के सॉरी बोल देने से या 4 साल 5 दिन के बाद निर्दोष साबित होने से क्या मेरे पति फोटो से बाहर आ जाएंगे? सही बात है, सही बात है, सही बात है। कितनी बड़ी दुखनी स्थिति आपका परिवार झेल रहा होगा, तो वो कोई भी नहीं ला सकता वो वापस। सही बात है। अब लेकिन जब ये सब जगह से हार गई, हाँ हाई जी। कोर्ट से लास्ट में, हाई कोर्ट से भी हार गई, लखनऊ हाई कोर्ट से भी हार गई, अच्छा अच्छा। तब जज साहब ने, राजीव सिंह जी हमारे जो जज साहब थे, हम्म, उनका बड़ा अच्छा सा एक सुंदर सा वर्ड था कि हम्म, मैडम आप लोगों ने जो किया है, हम्म, आपको ये अपराध झेलना पड़ेगा, आप लोगों को भी जेल जाना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हाँ उन्होंने ये बात कही। देखिए मैं एक बात कहूंगी, अच्छे और बुरे हर हम्म, जगह हैं, चाहे हाँ। आप वो कोर्ट में ले लीजिए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में ले लीजिए, या हम्म, महिलाओं में ले लीजिए या पुरुषों में। मैं ये नहीं कहूँगी सब पुरुष अच्छे हैं, हाँ पुरुष सही भी बात, अपराधी हैं। सही बात, महिलाएं, अगर पुरुष अपराधी हैं, सरकार उनको सजा दे रही है, तो सही। अपराधी महिलाओं को क्यों नहीं दे रही है? वेरी करेक्ट। सबूत भी सामने होता है, गवाह भी सामने होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होती है, उसके बाद भी आप बचा रहे। यस। तो जैसे लड़कों को सजा दी जाती है, ऐसे लड़कियों को भी तो सजा देना शुरू करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। मैं तो सही। कहती हूँ सास नंद अगर अपराधी है तो उनको भी सजा दी जाए, बिल्कुल सही एक कहा। मिसाल कायम की जाए, ताकि दोबारा कोई अपराध करने से पहले ये सोचे उसने गलत किया था, उसको ये सजा मिली, अगर मैंने गलत किया तो मुझको भी ये सजा मिलेगी। यस, डर शब्द है ही नहीं किसी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में और कहाँ पर उनको सबक मिला कानून के थ्रू? कानून के थ्रू सबक की बात बताए
कि सबक तो छोड़िए, पहले तो उनका बयान सुनिए। अच्छा। उन्होंने बयान में लिख के दिया 11 जनवरी 2024 में फरीदाबाद कोर्ट के अंदर लिखा है ये बयान। हाँ जी। कि बयान किया है कि 21 जून 2018 को मेरी शादी योगेश के साथ हुई थी। उसने व उसके परिवार वालों ने ना मुझे कभी दहेज के लिए तंग व परेशान ना किया और ना ही इस बाबत मेरे साथ कोई मार पिटाई की। अच्छा। अब आप बताइए। अच्छा। और शादी में मिला सामान भी मेरे पास है। अच्छा। इसके अलावा मुझे कुछ ना कहना है। अच्छा। आगे सुनिए। आगे उन्होंने बोला कि मैंने जिस गवाह, एक सेकेंड, पुलिस ने आगे वो लिखा, वो जो लिख रहे थे वहां पे, उन्होंने लिखा कि गवाह को सब पढ़ के सुनाया गया, जिसपे गवाह ने कहा कि मैंने जज साहब के सामने बयान किसी के दबाव में आकर किए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट लाइन और एंड लाइन क्या है कि पुलिस ने मेरे सिग्नेचर कई कोरे कागजों पर करवाए थे। ये गलत है कि आरोपी गण से साजबाज होने के कारण आज मैं कोर्ट में झूठी गवाही दे रही हूँ। अब बताइए क्या कहेगी न्याय व्यवस्था। जो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी कि जो चिता पे कसम खाई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य है ऐसी मातृ शक्ति को, धन्य है ऐसी नारी को कि जिन्होंने इसको ढंग से अच्छे तरीके से इसको मतलब लड़ा, और आपने एक उसको मिशन बना करके काम किया और जीत हासिल करी। आप देखिए कि मतलब आपको कानून की इतनी नॉलेज नहीं होगी, आप पहली बार इस चक्कर में फंसे और ये सब कुछ, फिर भी आपने जो है उसको जांच पड़ताल करी, समझा, कॉमन सेंस यूज किया और आज आपने उस जंग को जीता है। मैं सारे लोगों से बोलना चाहूंगा, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा बहुत बड़ी, कि वकील आपका केस नहीं लड़ते, आपका केस आपको खुद लड़ना है। कई लोग वकील करके सो जाते हैं, वो सोचते हैं जी वकील आपका केस लड़ लेगा। वकील कुछ नहीं करने वाला। जैसा इन्होंने बताया कि हमने और बेटे ने खुद अपनी पैरवी करी थी, तो आपको अपना केस खुद समझना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। आपसे ज्यादा और इस केस के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता। सुरक्षा जी बहुत बढ़िया, आपने दरअसल एक मिसाल कायम करी है, और मैं बताऊं ये तो लैंडमार्क जजमेंट जैसा होना चाहिए कि जिसके अंदर में एक बहू जिसने इतने झूठे झूठे आरोप लगाए थे, गंदे आरोप लगाए थे, कितना प्रताड़ित किया था, और फिर वो जाकर के कबूलनामा लिखती है, सॉरी लेटर लिखती है कि ये सब कुछ मैंने किया था। तो ये बहुत यानी थूक के चाटने वाली बात हो गई। ये कुछ ऐसा ही हुआ। सही है जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज पे निश्चय कर लेते हैं तो जीत हमारी तभी होती है। अब हम अगर यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहने वाले, आपकी जंग है, आप इस जंग में उतर जाइए और समझ लीजिए ये लड़ाई जो पहले कभी सुना करते थे कि बॉर्डर पे दो देशों में होती है, आज ये लड़ाई घर के अंदर हर घर में हो रही है। बिल्कुल सही बात। आतंकवाद को देखिए, सरकार आतंकवाद खत्म कर रहा है, सरकार कोरोना को खत्म कर सकता है, तो क्या सरकार इस आतंकवाद, महिला आतंकवाद को नहीं खत्म कर पा रहा? बिल्कुल क्यों नहीं कोई सुनना चाहता? क्या ये आवाज हमारी वहां तक पहुंच नहीं रही है? फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सही बात। अब ये बताइए, मेरे पास तो सबूत है इस चीज का। लड़की लिख के दे रही है बयान, बताइए कि मेरे परिवार ने कुछ मांगा नहीं, कोई मारपीट नहीं की, तो अब सरकार क्या करेगी इसके ऊपर? अब क्या करेगी? सही बात है। बिल्कुल सही। मैं आपसे यहीं पर ये जानना चाहूंगा कि आप ऐसी बहुओं को, क्योंकि ये एपिसोड कई सारी कल्प्रेट विक्टिम बहुएं भी देख रही होंगी या ऐसी औरतें भी देख रही, उनको क्या बोलना, संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके का इन्होंने आतंक मचा रखा है, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, उनके लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि आप थम जाए। यस, बहुत हो चुका, अब थम जाए। अगर ये नहीं थमी तो इनको कानून से कैसे थामना यह हमको आता है, क्योंकि हमने अब सीखा है। अब सीखा है, और जो लोग भी इन झूठे मुकदमों में फंसे हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मुझसे संपर्क करें, गाइड मैं करूंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे सिस्टम से लड़ना है। देखिए, अतुल सुभाष जैसे लोग बेचारे जो आज दुनिया में नहीं रहे, आज अगर अतुल सुभाष जिस तरीके से उसने खुलासा किया, और जिस तरीके से मैं एक धन्यवाद मीडिया का भी देना चाहूंगी कि अब मीडिया जिस तरीके से उतरा है, मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट आज तक चैनल वालों को करूंगी कि वो तो रुक ही नहीं रहे, उनके तो डेली अपडेट चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सबसे ज्यादा उन्हीं का चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो चीजें, वो अच्छे से खुलासा कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का। यस,
बहुत बड़ा मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मीडिया इसी तरह से काम करती रही, अपराध को खोल के सामने लाती रही, तो मुझे लगता है कि ये आज तक न्यूज चैनल शायद हमारे मोदी जी और हमारे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता मंत्री हैं या जो भी है सब सुन रहे हैं, लेकिन बोल क्यों नहीं रहे, बस ये नहीं मालूम है। जैसे अभी आप देखिए कि बीजेपी के साध्वी प्राची जी हैं सांसद, हाँ जी, वो बोल रही हैं, वो खुल के बोल रही हैं। यस, वो बहुत अच्छे से खुल के बोल रही हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बराबर। तो धीरे धीरे देखिए, जैसे हमारे लखनऊ में है माननीय दिनेश शर्मा जी, ये सब लोग बोलना शुरू कर चुके हुए हैं। यस, दिनेश शर्मा धीरे धीरे देखिए, कोई भी क्रांति एकदम से नहीं आती है। यस, समय लगता है। और दिनेश शर्मा जी को तो कई जगह से धन्यवाद मिल रहे हैं, पुरुष आयोग के लिए वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं साध्वी प्राची जी और दिनेश शर्मा जी को तो स्पेशली धन्यवाद करूंगी। और साथ में एक धन्यवाद मैं एक और है, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। अच्छा, मैं सबसे पहला धन्यवाद उनको करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को एक इंटरव्यू में मैंने उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जहाँ कीड़े मकोड़े सड़क के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए आयोग है, तो एक पुरुष के लिए आयोग क्यों नहीं है? बिल्कुल सही। वो रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भेज दूंगी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपसे ये भी चाहूंगा कि आपने अभी बोला था कि मैं पुरुषों की हेल्प कर सकती हूँ उन्हें मोटिवेट करने के लिए, तो आप अपने संस्था के थ्रू किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं? आप हमें वो नंबर भी दीजिएगा, वो हम चैनल पे रखेंगे। और आप कितने पुरुषों की मदद कर चुके हैं, और कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं किसी एग्जाम्पल के रूप में, तो प्लीज बताएं। देखिए, सुनने में थोड़ा सा, देखिए मैं किसी के नाम को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मैं आपको बताती हूँ। एक पंजाब का वाकया था। हाँ जी। लड़का 14 साल से पीड़ित था। अच्छा। बीवी और बीवी की माँ के द्वारा, और उसकी ससुराल पक्ष में जितने भी लोग थे, सब उसका जीना हराम किए हुए थे। पिता को लड़के के कैंसर था, फिर भी ये लोग तंग करते थे। छोटा बच्चा छोड़ के भाग गई थी औरत। अच्छा। उस केस में समझ लीजिए कि ये तक कंडीशन थी कि लड़की जो लखनऊ की थी, उसने लड़के के ऊपर डीवी का केस किया, और डीवी का केस करने के बाद उस लड़के का मेरे से संपर्क हुआ। उसने मेरे पास पंजाब से जब वो आया, तो सीधा मैंने उसको अपने ही यहाँ ठहराया। अच्छा। अपने यहाँ ठहराने के बाद, क्योंकि उसको डराया गया था कि तुझे हम मरवा देंगे। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा, रात को 12:30-1 बजे का टाइम था, मुझे आज भी याद है। मुझे कभी कभी फीलिंग्स ऐसी आती है कि समझ में नहीं आता कि मैं महिला हूँ कि पुरुष हूँ, कितनी एनर्जी कौन दे रहा है मुझको, कौन मेरे को आगे संभाल रहा है, ये नहीं पता चलता। सही बात। उसमें मैं बेटे के साथ दो चार दोस्त लेके गाड़ी में जाती हूँ, और उसको स्टेशन के बाद लड़की को जैसे ही पता चलता है कि वो मैडम आई है मेरे पति को लेने, तो वो वहाँ पे पुलिस होती है रेलवे की, उनसे सहायता मांग के टैक्सी करवा के अपने घर भागती है। अच्छा। ओके, वेरी गुड। तो उसके बाद डीवी में हमने यहाँ से वकील कर दिया था लड़के को, और लड़के से साइन करवा दिए थे, और कहा था डीवी में दोबारा शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा केस अब हम देख लेंगे। वो लड़का आया नहीं, और केस एंड में खारिज हो गया। बहुत बढ़िया। अब आप सोचिएगा। बहुत बढ़िया। और कोर्ट में लड़की ने अपना केस डाला। केस एडमिट होने के बाद जिस दिन डेट थी, लड़का आया था, उस दिन कोर्ट के गेट नंबर 8 में मैं बैठी थी, और मैंने कहा उसको, उसने कहा कि वो मैडम आएंगी तो मैं जूते से सेवा करूंगी। तो मैंने लड़की को डायरेक्ट फोन किया, मैंने कहा, देखो आज मैं नाश्ता करके नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हारा जूता खाने आई हूँ। अब ये बताओ कितनी देर में तुम आ रही हो, क्योंकि मेरा पेट अभी भरा नहीं है। तो ना वो लड़की आई, ना वो डीवी का केस हुआ, केस भी खत्म सब। आज उस लड़के का तलाक भी हो गया, मात्र 1.5 लाख रुपए में। अच्छा। और जो उसकी बेटी थी लड़के की, वो भी उसी को मिली, और प्लस साथ में उसकी दूसरी लड़के की शादी भी हो गई। वाह भाई वाह, वाह, जय हो आपकी। मतलब आपने कितने बढ़िया तरीके से टिट फॉर टैट करके उसका वो केस रफा दफा करके उसको डाइवोर्स कर। तो जो मैं सर कर सकती हूँ, वो लड़के की माँ क्यों नहीं कर रही है? करेक्ट। ये लड़के की माँ मुझसे बातचीत करे ना। ये क्यों डर रहे हैं? एक्चुअल में ये सारा खेल जो है, ये माइंडसेट का खेल है। जितना डराएंगे उतना कमाएंगे। ये स्लोगन होना चाहिए। 98 में ये स्लोगन होना चाहिए कि जितना डराएंगे उतना कमाएंगे। You are right. लेकिन मेरा कहना ये है कि डर के आगे जीत है। सबक एक को, सीख सबको। वाह वाह। तुम चेंज करिए ना, अपना मोटिव चेंज करिए। यस यस। मेरा ये देखिए, मैं कोई जी, मैं अनोखी महिला नहीं हूँ।
जी जी जी। मेरी भी शक्ल सूरत, मैं भी वैसी महिला हूँ जैसे समाज की सामान्य महिलाएं होती हैं। सही अगर बात। ये जज्बा मेरे अंदर है हाँ तो जी, बाकी महिलाओं में क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? मैं बहुत। आपको क्लियर बताऊं कि हुँ। मेरी तो एजुकेशन भी इतनी हायर एजुकेशन नहीं है, जी, 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 जी। क्योंकि मेरी शादी जो हुई थी वो मात्र 17 साल में सगाई, 18 साल में शादी। अच्छा, हाँ, पहले जल्दी हो जाती थी, सही बात है। जी। और हुँ, फिर आप बताइए हाँ। क्यों देखिए, नहीं मैं लड़ सकती? हाँ, आपने मतलब कितनी बड़ी बात कही है, और देखा जाए तो सारी की सारी जो बेटे हैं उनकी माँओं को आपने ललकारने का काम किया है, और मैं भी इससे यहाँ से यही आह्वान करता हूँ, क्यों नहीं आप उसके साथ आती हैं और क्यों नहीं उसके साथ में लड़ कर के उसको मेंटली और सपोर्ट करती हैं। आज देखिए ये जीता जागता उदाहरण है, इन्होंने किस तरीके से उसको छिन्न-भिन्न कर दिया और पूरा केस रफ़ा-दफ़ा कर दिया, और बेटा आज कितना बेटर फ़ील करता होगा कि मेरी माँ मेरे साथ में है। तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छा सबक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी इस वक़्त के अंदर में समाज में मतलब बहुत गंदगी मची हुई है, और आप देखिए कि मतलब जो हमारी नई पीढ़ी है, यदि मैं पिछले इंटरव्यू में भी बात करी, उसके पहले भी मैं बात करी, तो उनसे मैं कभी बात भी करता हूँ तो वो शादी करने को तैयार नहीं होते, मतलब डरे हुए हैं। तो आपका समाज के लिए, नए वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या संदेश है? देखिए समाज में वो जो डरे हुए हैं उसके डर के पीछे का कारण समझिए। हाँ, हाँ। जैसे हमने अपने पेरेंट्स के अंदर, अपने सास ससुर के अंदर प्रेम प्यार देखा, हाँ जी, तो हमने भी अपने पति के साथ प्रेम से जीवन जिया। बराबर। लेकिन आज की जनरेशन जो कोर्टों में 15 साल, 20 साल, 25 साल से अपने पति से बदला लेने की भावना से घूम रही है, धक्के खा रही है, खिलवा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उनका मायका भी साथ में इन्वॉल्व है और लड़के भी कहीं पे समझ लीजिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हुँ, ऐसा समाज आपको लगता है कि एक हेल्दी परिवार दे पाएगा आगे चल के? कभी नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। ठीक। और जब ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हुँ, अलग हो जाते हैं, हुँ। पिता अलग हो गए, एक बच्चा माँ के पास है, एक बेटा बाप के पास है, ऐसे भी केस हैं, हजारों लाखों केस हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे वो घर का माहौल देखते हैं दिन रात। सही बात है। तो उनके अंदर एक चीज बैठ चुकी है, जो लड़कों के साथ में बच्चे हैं, हुँ, पति के साथ में, हुँ, हुँ। उनको ये लगता है महिलाएं गलत है। हाँ, बराबर। जो बच्चा माँ के साथ छूट गया, उस हुँ, बच्चे को लगता है कि बाप गलत है। पता है, सही बात है। तो बैलेंस दोनों ही नहीं कर पा रहे। और करेक्ट। धीरे धीरे आप ये देखिए हुँ, कि भाई हमारे जो सरकारें हैं वो हिंदू मुस्लिम विवाद में पड़ी हुई हैं, हाँ, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है यस, कि आज का हिंदू जो है कोर्टों में ही धक्के खा रहा है, तो उसके बच्चे कब होंगे और कब वो सोचेगा। हाँ, सही बात है। इस मुद्दे पे तो किसी का फोकस ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जबकि मुस्लिम वर्ग में शादियां हुँ, 20 साल में लड़के की शादी हो जाती है, हाँ, 40 साल में वो बाप बन जाता है, 60 में वो दादा बन जाता है, 80 में वो परदादा बन जाता है। तो उनकी कौम तो आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे अपने हो। हिंदू कौम कहाँ जा रही है? यू आर राइट, यू आर राइट। आप ध्यान देखिए, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रॉब्लम ऊपर देख रहे हैं हुँ, कि पेड़ पे कीड़ा लग गया, नहीं, पेड़ में जड़ से कोई कमी आई ना, हुँ, तभी तो कीड़ा लगा। बिल्कुल सही बात तो है। जड़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, बिल्कुल, जबकि जड़ पे ही ध्यान देने का काम करने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और केस का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए। मान लीजिए जिस वक्त, देखिए मैं एक इकलौती अपने बेटे का एक केस लड़के में आज इतनी जागरूक हो गई, हाँ, क्या जो जज साहब केस देखते हैं दिन रात, उनके सामने तो जैसे ही आता होगा कोई केस, तो वो तो समझ जाते होंगे इसमें झूठ कितना % है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। दिन और रात वो तो यही केस लड़ रहे हैं, करेक्ट है। फिर भी दिन वो, और रात वो लड़ रहे हैं, दिन भर के 80 केस देख रहे हैं, फाइलें रोज देख रहे हैं। यस, यू फिर आर। उसके बाद हुँ, दूसरा स्टेप आता है विवेचना। हुँ, विवेचना होती है 498 में, विवेचना में चार्जशीट भी लग जाती है। चार्जशीट में कोई अपराध भी नहीं है, हुँ, ना मार, ना पीट, ना दहेज का प्रमाण, ना कुछ, जी, सब झूठ पे चल रहा है पूरा केस। सही। एंड क्या होता है हुँ, कि ये ट्रायल कोर्ट का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हुँ, अब ये ट्रायल कोर्ट को फेस करो, 15 साल, 20 साल, 6 साल, 10 साल। पहली बात तो इतने कम समय का केस कोई मैंने अभी तक देखा नहीं। हाँ, मेरा खुद का जो केस खत्म हुआ है वो आपको मैं बताऊं 4 साल 5 दिन में खत्म हुआ। अरे बाप रे! सही बात है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा, मतलब कम समय है ये, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 4 साल में हो गया तो अच्छी नहीं, बात है। जिसमें कि 2020 में काम नहीं हुआ। अरे बाप रे! बताइए। हाँ,
अगर आप इसको सही मायने में जोड़े तो ये 3 साल में ही केस खत्म हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप समझिए ना, बीच में तो काम ही नहीं हुआ, इतना पेंडिंग काम था, कोर्टों में काम ही नहीं हो रहा था कोरोना के टाइम में। तो मेरा मानना ये है कि जब चार्जशीट के बाद 15 साल 20 साल बाद एकदम से जज साहब एक रिटर्न जजमेंट देते हैं जिसमें कहते हैं कि ये निर्दोष पाए जाते हैं, इनको आज जो है दोष मुक्त किया जाता है। अरे 15 साल का समय की कीमत जज साहब आप देंगे? सही बात है, सही बात है। उनकी जिंदगी कौन या लौटाएगा? चलिए जज साहब आप मत दीजिए, आप एक काम करिए, जिसने झूठा आरोप लगाया था आप उसी से दिला दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग वकील करने के बाद ये सोचते हैं कि अरे हमारा केस, आप विश्वास करेंगे इन 3 साल 3.5 साल में जो भी मेरा केस खत्म हुआ उसमें मेरे कोर्ट केस में एक भी ऐसी साइन नहीं है जो मैंने मिसिंग करे हो। हर डेट हर नोटिस रिसीव किया। सबसे पहला लोग काम क्या करते हैं, नोटिस रिसीव नहीं करते। मैंने सारे नोटिस रिसीव किए और मैंने सब जगह साइन किए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि फरीदाबाद में जो लड़की ने हमारे पे अपराध लगाया था, मैं डेट होती थी 20 तारीख, तो मैं 18 को जाके मिल आती थी वकील से, लेकिन ये मेरी जिद थी कि मैं कोर्ट की डेट पे नहीं आऊँ। अच्छा। मैं समझ लीजिए पूरे चलते 498 के केस में मैंने केवल 2 डेटें अटेंड करी हैं। अच्छा। लड़की के वकील साहब बोले एंड में, जिस दिन ये लड़की ने बयान लिख के दिया कि आप लोगों को हमने पूरे केस चलते में कभी सर देखा नहीं। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं, सिस्टम बहुत खराब है। तो मेरा कहना ये है कि मरे कोई नहीं, और अपने पेरेंट्स के साथ समझ लीजिए कि आप फिर से अपने माँ बाप के वही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अपने पेरेंट्स को अपना दर्द बताइए और दर्द बता के अपने माँ बाप का सहारा लीजिए। सही बात। और उनसे अच्छा कोई भी नहीं है दुनिया में। और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी अपराध करे सजा सबको बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आपने संदेश दिए, इस इंटरव्यू के माध्यम से कई लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा यदि वो ढंग से सुनेंगे। जैसा आपने केस के बारे में बताया, किस तरीके से केस एक स्ट्रेटजी के थ्रू लड़ा जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको आह्वान करूँगा कि आप चाहें तो इनसे मदद ले सकते हैं। इन्होंने अपने केस को बहुत नज़दीकी से खुद ही लड़ा है, तो ये पूरी बारीकियाँ जानती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बुलंद जीत हासिल करी है। और इसके बाद में मैं आपसे एक चीज़ और बहुत देर से मैं पूछना चाह रहा था दरअसल, कि मैं आपके बैक साइड में देख रहा हूँ कि आपके बैक साइड में एक बहुत बढ़िया सा औजार रखा हुआ है जो कि तलवार है। तो मैं इसका थोड़ा सा राज पूछना चाहूँगा। सर इसका राज अगर आप राज ही रहने दे तो बेहतर है। अच्छा। ये एक समाज के लिए साइलेंट संदेश है कि अपराध को रोक दो वरना हमें रोकना आता है। मतलब मारना, ये तलवार हमारी जो है जान से मारने की तलवार नहीं है सर। हाँ जी, हाँ जी। इसका मैं संदेश बताना चाहती हूँ, ये ज्ञान की तलवार है। वेरी गुड। ये ज्ञान की तलवार है। केस होने के बाद आप अपने अंदर ज्ञान की कमी जो है उसको दूर करें और अपने अंदर ज्ञान डेवलप कर लें इतना ज्यादा कि सामने वाला टिक ना पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने अभी तक तो जो है इतिहास में और बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ कि मैंने झांसी की रानी को देखा है, लेकिन मैं आज अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से लखनऊ की रानी को देख रहा हूँ। एक वो महिला जो कि इस तरीके से बुलंद आवाज में न्याय प्रणाली, पुलिस प्रणाली के सामने निडरता से अपने केस को लड़ करके जीतती है और एक संदेश दे रही है। एक उन्होंने अपने पीछे जो रखी हुई है तलवार, उससे एक संदेश दे रही है, एक साइलेंट मैसेज है लोगों के लिए, देश के लिए, सभी लोगों के लिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि आपने कुछ गलत किया तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन उस आवाज उठाने के अंदर में लड़कों को और उनकी माताओं को सबको साथ मिलकर के बाहर आना पड़ेगा। सुलक्षणा जी, आपने इतना समय निकाला। आप, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस के चलते हुए भी लोगों की मदद करने को तैयार हैं, कितनी बड़ी बात है। और जबकि कोई आप पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी मदद भावना के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सैल्यूट है। और अंत में कोई आप संदेश देना चाहें तो प्लीज। देखिए, संदेश यही है कि इस अपराध को रोक दे। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके ना लड़कियां अपना जीवन खराब करें, क्योंकि देखिए जब लड़कियां अपराध लगाती हैं
तो वो फिर कैसे इस्तेमाल की जाती है ये तो सभी को मालूम है। बस ये है कि लोग देख के आंखें बंद करके बैठे हैं। हाँ जी। क्योंकि कई उनको फ्रेंड मिलते हैं जो कंधे पे हाथ रखते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। मिस यूज हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। आप बात को समझिए, लड़कियों का भी जो झूठे आरोप पति पे लगाती हैं, जी। जब तक पत्नी पति के संरक्षण में रहती है, उसके सर पे एक पति का साया रहता है, तब हाँ। तक वो प्रोटेक्ट रहती है। यस। लेकिन आप लड़की कहती है नहीं मैं एक मजबूत स्त्री हूँ, तो वो मजबूती उसकी शादी होते ही कैसे अबला नारी में बदल जाती है। यस, सही बात है। भाई कोर्ट में तो यही लिखाती है ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई। जो लड़की शादी से पहले कराटे सीखती है, अचानक कराटे सीखने वाली लड़की भी लिखवा देती है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। अरे कराटे वाली तो एक पट्टी में मार के गिरा दे किसी को। सही बात है, सही बात है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, मेरी बहू, एक्स बहू 200 किलो वजन जिम में उठाती है। अच्छा जी। तो मेरे को 80 किलो को क्या मुझे नहीं फेंक पाई, मैंने मारा तो। सही बात है, सब झूठी सर बातें बहुत है, बहुत लंबी बातें हैं। अगर ये पॉडकास्ट चलता रहा तो शायद 48 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। समाज के लिए इतने संदेश हैं। सही बात है, सही बात है। बस समाज के लिए फाइनल एक ही संदेश है कि डरे नहीं, ये अपराध घर घर में हो रहा है। ये मत सोचे कि आप पुरुष हैं तो लोग क्या कहेंगे कि अरे तुम औरत नहीं संभाल पाए। नहीं, क्योंकि आज की औरत खुद नहीं रुकना चाह रही। आप तो संभालना चाह रहे थे, उसको इज्जत देना चाह रहे थे, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आ रही है, क्योंकि उसको जो है एक आजादी का जीवन पसंद है। हाँ जी। आजादी देना भी अच्छी चीज है, लेकिन उसकी जो आजादी है वो वधू बनने वाली नहीं, नगर वधू वाली ज्यादा है। हाँ। इसलिए वो आजादी से तो हमारे जैसी महिलाएं और देश की बाकी सम्मानित महिलाएं मेरे साथ आगे आए, और ऐसी अपराध करने वाली महिलाएं जिनके 4-4, 6-6, 8-8 बॉयफ्रेंड है, इनको रोकने का हम लोग काम संभाले। यस। और मेरा साथ दे। बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत संदेश दिया है आपने। और दरअसल मैं मतलब बताना चाहूँगा लोगों को कि आज ये जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के थ्रू में बहुत सारे लोगों के जो गिले शिकवे हैं, जो उनके मन में भ्रम था, वो खत्म हो जाएगा कि हर नारी एक जैसी नहीं होती। कुछ नारियां ऐसी भी होती हैं जो सही चीज को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर ये जो बच्चों के साथ में, जो आदमियों के साथ में, जो पुरुष के साथ में गलत चीज हो रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, और वो आह्वान भी कर रही है, रिक्वेस्ट भी कर रही है कि देश में बैठी हुई संभ्रांत महिलाएं एक आंख से न देखें। हर स्त्री के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, हर औरत के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो औरत जो गलत कर रही है उसका साथ देना भी गलत है। सुलक्षणा जी, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके बचे हुए जो केसेस हैं वो जल्दी से सकुशल तरीके से निपट जाए, आपके घर में शांति बहाल हो, और योगेश की ज़िंदगी में फिर से बाहर आए, और आपका परिवार फिर से एक बहुत अच्छे लेवल पर ग्रोथ करे। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगली बार मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में, और झूठे आरोपों का पर्दाफाश करने के लिए। और हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।